तो आज हम इस वीडियो में पदार्थ विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहला चैप्टर है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद निरूपण, हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। पदार्थ की जो व्युत्पत्ति है, लक्षण है, संख्या है, भाव अभाव है, आयु के लक्षण है ना, आयुर्वेद के लक्षण, आयुर्वेद का स्वरूप, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद शब्द के पर्याय, आयुर्वेद के त्रिसूत्र, यहाँ तक हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दूसरे पार्ट में हम सिद्धांत और उनके भेद वगैरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम अब पदार्थ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पदार्थ है क्या, इसकी व्युत्पत्ति कैसी हुई। ठीक है, तो पदार्थ जो है हमारा वो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, पद प्लस अर्थ, है ना। पद का क्या मतलब होता है? पद का मतलब होता है शब्द, या फिर हम इसे अक्षर भी कह सकते हैं ना। अब शब्द तो पता ही है क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है परिभाषा, तो एक टाइप का शब्द हो गया ना। तो ऐसे ही शब्द हो गए, जो अक्षर हो गए, तो उन्हें ही पद बोलते हैं। और अर्थ का क्या मतलब हो जाता है? अर्थ का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्ट, कोई भी विषय हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, हम उसे क्या बोलेंगे? अर्थ बोलेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों से क्या समझ में आता है, पद और अर्थ। जैसे कि कोई शब्द लिखा है, फ़ोन लिखा है ना, तो फ़ोन लिखा हुआ है ना, पदार्थ वो है किसी शब्द से, यानी ये जो लिखा हुआ शब्द है, ये इस शब्द से हमें कोई क्या मिल रहा होगा? ज्ञान मिल रहा होगा, है ना। और वो ज्ञान जो हो रहा है, वो किसका ज्ञान हो रहा है? किसी वस्तु का, किसी विषय विषय का, किसी वस्तु का हमें क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। तो ये जो शब्द है किसी विषय के बारे में बता रहा है ना, विषय के बारे में बता रहा है। और वो विषय जो भी है, यानी कि ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन क्या है? एक टाइप का पदार्थ हुआ। तो यही यही होता है पदार्थ। परिभाषा क्या है इसकी? आचार्य चक्रपाणि के अनुसार, जो हमारे आचार्य जी थे, आचार्य चक्रपाणि जी, उन्होंने एक श्लोक दिया। क्या बताया श्लोक? श्लोक में था पदस्यार्थ पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। यही तो हुआ, पद के अर्थ को। ऐसे ही एक और श्लोक है, उसका मतलब ये हो जाता है प्रमिति विषया पदार्थ है। प्रमिति विषया पदार्थ है का क्या मतलब हो जाता है? ये है यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। अब फिर से हम वही एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी चीज़ का हमें जो ज्ञान हो रहा है, जिसका हमें ज्ञान हो रहा है, यानी इस चीज़ का हमें ज्ञान हो रहा है, उसी विषय का, यानी इस विषय का हमें ज्ञान हो रहा है ना, इस विषय का हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का हो रहा है, तो वही ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी? पदार्थ। ये बहुत ही मतलब डिटेल में बता रहा हूँ, अब तो समझ में आना चाहिए। ठीक, पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसके 3 लक्षण पाए जाते हैं। पेन ही ले लें तो उसके हम क्या देखेंगे? उसके हम 3 लक्षण देखेंगे। कैसे हम बताएंगे कि वो पदार्थ है? उसके 3 लक्षण हमें नज़र आएंगे। लाइक लाइक ये पेन है ना, पेन है तो इसका क्या है? एक अस्तित्व है। कोई भी पदार्थ हो उसका एक अस्तित्व होगा, वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। दूसरा, ज्ञेयत्व। कोई भी पदार्थ होगा उसका हमें ज्ञान होगा, कहीं ना कहीं से हमें ज्ञान उसका होगा। ठीक है, अगर हम उसका ज्ञान हो रहा है और वो अस्तित्व में है। और अभिधेयत्व, जिसका हमें नाम दिया जा सके, जिस पदार्थ का जिसकी संज्ञा दी जा सके, जिसे किसी नेम से बुलाया जा सके, जिसे नेम दिया जा सके, जिसका हमें ज्ञान हो सके, जो जिसकी सत्ता हो, जो एग्जिस्ट करता हो ना, जिसका भाव अभाव हो, वो वो सब मिलके एक पदार्थ को बताते हैं। मतलब एक पदार्थ का लक्षण यही हो सकता है, यही 3 चीज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व, जिसमें सत्ता है, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसका नाम दिया जा सके, संज्ञा दिया जा सके, वो पदार्थ के लक्षण कहलाएंगे। ऐसे ही अब देखते हैं, तो बहुत सारे आचार्यों ने अपना अपना मत देते हैं। दर्शन है जो पदार्थ के बारे में उनकी संख्या बताते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे सुश्रुत जी हैं, उन्होंने क्या किया, अपने संहिता में बताया कि जो पदार्थ होता है वो असंख्य होता है। सब कुछ पदार्थ है, जो हमें दिख रहा है, हमारे सामने जो भी है, पेन है, फ़ोन है, बुक्स हैं, सब कुछ पदार्थ है।
उन्होंने ये बोला। फिर हमारे चरक जी आए। चरक जी क्या बोलते हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक सत और असत। सत और असत से क्या समझते हैं, यानी जिसकी सत्ता हो, और असत का मतलब जिसकी सत्ता ना हो। इसी को सत और असत को हम ये भी बोल सकते हैं जिसका भाव हो और जिसका अभाव हो। भाव और अभाव से क्या समझते हो? भाव जो लाइक जो तुम्हारे सामने है, जैसे कि तुम्हारे हाथ में एक बुक है, ठीक, तो तुम्हारे पास उसका भाव मिल रहा है, ठीक है। और हो सकता है तो ये बुक जो है तुम्हारे घर पे रखा हो कहीं और तुम कहीं और हो, तो अभी इस टाइम पे ये बुक है नहीं तुम्हारे पास, पर वो घर पे तो बुक है ना, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे रखा हुआ है, तो उसका अभाव तो है, मतलब उसकी सत्ता नहीं है, उसका अभाव है। फिर भी हम उसे क्या बोलेंगे? फिर भी हम उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, क्योंकि वो उसका अभाव तो है बट वो एग्जिस्ट करता है। हमने देखा है कि क्या लक्षण होता है। हो सकता है ये पेन हमारे पास अभी ना हो पर ये एग्जिस्ट तो करता है ना, इसकी सत्ता कहीं ना कहीं है, अभाव है बट अभी अभाव है, पर इसका हमें ज्ञान है पहले का भी, हमने देख रखा है। और अभिधेयत्व, इसका एक नाम भी है कि पेन है जो कि तुम्हारे घर पे पड़ा हुआ है, कहीं और पड़ा हुआ है, तो उसका सत्ता भी है और ज्ञान भी है और उसका नाम भी है। तो ये लक्षण क्या डिनोट करते हैं? ये लक्षण बताते हैं कि ये पदार्थ ही है। तो इसी वजह से चरक जी ने क्या बोला कि ये दो टाइप के होते हैं, सत्य और असत्य, ठीक है, भाव अभाव। उसके बाद चरक ने एक और अन्य मत भी दिया जो कि चिकित्सा की दृष्टि से दिया था। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये थोड़ा सा वैशेषिक दर्शन का है। वैशेषिक दर्शन ने भी 6 दिए हैं और सेम ही है, बट इसमें सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज है। चरक का जो है वो सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि चरक ने सीक्वेंस दिया है वो चिकित्सा की दृष्टि से दिया है। वैशेषिक दर्शन, उसने पहले द्रव्य को माना है, फिर गुण को माना है, फिर कर्म को माना है, फिर सामान्य, फिर विशेष, फिर समवाय को माना है, ठीक है। चरक का जो सीक्वेंस है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। चरक का जो 6 होता है वो होता है, पहला सबसे पहले आता है चरक में सामान्य, फिर आता है विशेष, फिर आता है गुण, द्रव्य, कर्म का समवाय, ठीक। तो ये वाला जो है ये हमारे चरक जी ने दिया था, जो ये पूरी सीक्वेंस है। इसी के साथ है पेज चेंज हुआ है, इस वजह से ये ऐसा हो गया है, ठीक है। तो न्याय दर्शन ने क्या बताया? न्याय दर्शन ने भी 7 टाइप के पदार्थ बताए। तो ये सातों में उन्होंने बताया कि जो 6 टाइप है उनका वो भाव टाइप का है ना, उनका भाव है, और एक टाइप उन्होंने बताया अभाव टाइप। तो 6 उन्होंने भाव बताया और एक अभाव बताया। फिर ऐसे ही सांख्य दर्शन आया। सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को बताया। 25 तत्व हैं कौन से? पुरुष हो जाता है, मूल प्रकृति आ जाती है, महत आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ऐसे ही एका 10 इंद्रिय, इंद्रियां, एकादश इंद्रियां आ जाता है, पंच तन्मात्रा, और एक चीज होती है क्या? पंच महाभूत, पंच महाभूत, ये सब मिला के ये 25 तत्व बनते हैं। इसी को सांख्य दर्शन ने बोला कि ये सारा पदार्थ है, ठीक। और ये फिर योग दर्शन आता है। योग दर्शन बोलते हैं कि 26 तत्व, इन्होंने भी तत्व बोला है, 26 तत्व होता है, जिसमें ये जो 25 हैं, ये ये जो 25 है, ये ऊपर वाले ही 25 तत्व प्लस एक ईश्वर को भी इन्होंने ऐड करा है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जैन दर्शन। जैन दर्शन में भी हमें 7 टाइप के पदार्थ बताया जाता है, जिसमें उन्होंने बताया कि जीव, अजीव, श्राव, श्राव हो जाएगा यहाँ पे, फिर बताया था बंध, ठीक, मोक्ष भी बताया है इन्होंने ही। तो ऐसे ही और भी बताया, हम इतना ही बता रहे हैं। फिर आते हैं अद्वैत वेदांत। वेदांत ने बताया, वेदांत ने एक ही बताया, और क्या बताया? ब्रह्मा,
उन्होंने बोला जो भी पदार्थ है वो ब्रह्मा ही जी है, ब्रह्मा ही पदार्थ है। तो ये जो पूरा जो पदार्थ की संख्या है, ये तो लर्न करना इम्पोर्टेंट तो है ही, इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में ये आ जाता है। इसलिए पदार्थ का इस चैप्टर से जो एमसीक्यू बनेंगे उसमें ये यहाँ से चांसेस होते हैं एमसीक्यू बनने के। भाव और अभाव पदार्थ क्या होता है, अभी हम पहले ही देख भी चुके हैं। एक बार हमने देखा, चरक जी ने बोला था कि सत असत, तो वहाँ पे यही हमने देखा कि भाव और अभाव क्या होता है। यहाँ भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पदार्थ जो है दो टाइप्स का होता है, एक सत होता है जिसको हम भाव बोल सकते हैं, एक असत हो सकता है जिसे अभाव बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों ही पदार्थ कहलाएंगे। रियलिटी में एग्जिस्टेंस है तब भी पदार्थ कहलाएगा, अगर नॉन एग्जिस्टेंस है तब भी पदार्थ कहलाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब भी पदार्थ कहलाएगा। यानी जिसकी सत्ता है, अस्तित्व संसार में दिखाई दे रहा है वो पदार्थ है, जिसकी सत्ता नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी पदार्थ है। ठीक है, एक बार फिर से एग्जांपल बता दे रहा हूँ। एग्जांपल में जैसे हमने देखा कोई, चलो हमने क्या देखा, एक बुक, ठीक है। तो अभी आपके पास एक बुक है, दैट मीन्स आप इसे क्या बोलते हो, इसको आप एक नाम दे रहे हो बुक ना, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, बुक बोल रहे हैं। इसको एक नाम दे दिया हमने, है ना, और ये एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास है, दैट मीन्स आप जानते हो कि एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका हमें क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो रहा है कि ये बुक ही है। तो फिर ये भाव हो गया। ऐसे ही अभाव वाला हो जाता है कि अगर ये बुक आपको पता है ये बुक है, और आपको पता है कि मेरी बुक घर पे छूट गई, दैट मीन्स आपके पास उस बुक का अभाव हो गया उस टाइम पे। अब उस टाइम पे आपको उस बुक का अभाव है, उसकी सत्ता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है वो आपके सामने बुक, पर आपको पता है ना, आपके दिमाग में उसका ज्ञान तो है ही, ज्ञान भी है उस बुक का, उस ऑब्जेक्ट का नाम भी है ना, और वो एग्जिस्ट करता था पर अभी नहीं कर रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस है अभी, है ना। तो तब भी सारी चीज़ें तो जो लक्षण है वो मिल रहे हैं, तो इस वजह से हम इसे पदार्थ बोलेंगे। तो फिर आचार्यों ने क्या बोला कि जो पदार्थ है, पदार्थ की परीक्षा करी जाएगी, कुछ प्रमाणों का यूज करके हम पदार्थ की परीक्षा करते हैं। ये जो प्रमाण है, आगे हम सेकेंड पार्ट में जितने भी हमारे प्रमाण हैं वो सब एक चैप्टर वाइज सारे प्रमाण दिए हुए हैं, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस समझ लो कि ये इन्हीं के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की परीक्षा की जा सकती है। जैसे कि आप तो देश से हम किसी पदार्थ की परीक्षा कर सकते हैं, प्रत्यक्ष से कर सकते हैं, अनुमान से कर सकते हैं, और अपनी युक्ति से किसी पदार्थ की परीक्षा कर सकते हैं। आयु के लक्षण क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवतम नित्यज्ञस्य अनुबंधस्य पर्याय प्रायुरुच्यते। ये यहाँ पे दूसरी लाइन यहाँ पे नहीं लिखी है, बुक में अगर बुक देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो शरीर है, इंद्रिय है, सत्व है और आत्मा है, ये चारों का संयोग होने से, चारों के संयोग से ही क्या होता है, हमारे आयु कही जाती है। जो लाइफ है वो क्या है, ये चारों से मिलके बना हुआ है। अब हमारी आयु का जो पर्याय है वो क्या है, धारी जीवतम, और जो दो आखिरी की लाइन है उसमें दो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बुक में देख लेना। तो आखिरी की लाइन में ये लिखा है नित्य का अनुबंध। तो धारी, धारी का मतलब क्या हो जाता है, शरीर का धारण करने वाला, उसे हम धारी बोलेंगे। और जीवित का मतलब क्या हो जाता है, प्राणों को जीवित रखने वाला, वो जीवित हो जाता है। और नित्यज्ञ, नित्यज्ञ मतलब नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील रहना ना, तो वही हमारी क्या है, आयु है। अनुबंध, ये भी पर्याय है आयु का, मतलब कि पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से बांधने वाला जो एक लिंक होता है हमारे, जो हमारा जो पास्ट होता है और फ्यूचर लाइफ में जो एक लिंक है उसी को अनुबंध बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेद का लक्षण क्या है हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम। यहाँ पे भी आगे की लाइन नहीं लिखी हुई है, ऐड करना, मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। तो ये आगे की जो लाइन है ये हमारा चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 में 41 श्लोक वहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो चार टाइप की आयु है हमारी, हित अहित सुख और दुख, और आयु का जो मान है, जो स्वरूप है, ये सब जहाँ भी बताया गया हो,
ना, हम क्या बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद का क्या लक्षण है, हम आयुर्वेद कैसे जानेंगे कि आयुर्वेद ही है, हम उसे ही आयुर्वेद बोलेंगे जहाँ पे हमारे हित के बारे में दिया हो, अहित के बारे में दिया हो, सुख के बारे में दिया हो, दुख के बारे में दिया हो ना, हमारे आयु का मान दिया हो ना, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, स्वरूप दिया हो, नेचर ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी दिया है, जिस शास्त्र में है, जहाँ पे वर्णित है, वही कौन है, आयुर्वेद है। ये सारी चीज़ हमें आयुर्वेद में ही मिलता है। ठीक है, आयु के 4 प्रकार होता है। क्या होता है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु ना। ये बेसिकली सोशल एस्पेक्ट है और ये पर्सनल एस्पेक्ट में आ जाता है। जो सभी प्राणियों का हित करता हो, जो दूसरे के धन का कोई भी लालच ना हो उसके अंदर, जो हमेशा सत्य बोलता हो, शांति प्रधान हो, बहुत शांत रहता हो, है ना, विचार पूर्वक सारे काम करता हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, क्रोध ईर्ष्या राग मद वगैरह ना, अभिमानजन विवेकों को धारण करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, विभिन्न टाइप की चीज़ों का क्या करता हो, दान करता हो, अपने तप करने वाला हो, ज्ञान करने वाला हो, शांति में हमेशा रहने की कोशिश करता हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो और सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से पालन करता हो। ठीक, तो वो क्या कहलाएंगे, हितायु कहलाएंगे। और अहितायु इसी का जस्ट अपोजिट अगर कर दिया जाए तो वो अहितायु हो जाता है, सोशली बैड हो, हार्मफुल टू सोसाइटी, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करने वाला, जो चीज़ें हमने बताया अभी थोड़ा सा, वो सब कुछ जो नहीं कर रहा है अहितायु है। अभी सुखायु क्या है, और ये पर्सनल एस्पेक्ट है, यानी कि अपने लिए भी वो क्या, शारीरिक मानसिक रूप से वो रोगों से रहित हो, युवा है, बल हो उसमें बहुत सारा, वीर्य हो, यश हो, पौरुष हो, पराक्रम हो, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, इंद्रियां उसके अर्थ बहुत संपन्न हो, प्रिय रुचिकर पदार्थों का सेवन कर रहा हो, कोई फालतू चीज़ नहीं खाने वाला हो, अपने आप को मतलब सात्विक रखता हो बेसिकली ना। तो वो क्या सुखायु होगा। सुखायु का मतलब कि तुम रोग से रहित हो ना, आरोग्यता तुम्हारे पास होती है। दुखायु, दुखायु जो इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो दुखायु मिलेगी, मतलब तुम्हें डिजीज होंगे ना। आरोग्यता मतलब रोगी रहोगे, तुम वीक रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे, फालतू चीज़ें खा रहोगे ना, अच्छे से अपना साफ सफाई नहीं रख रहे होगे, तो वो सारी चीज़ दुखायु में आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, पहली बार जब पदार्थ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था और सिर्फ यही लिखा था, आयुर्वेद शाश्वत। उसने पूछा भी नहीं था क्या करना है, उसने बोला कि आयुर्वेद शाश्वत 5 नंबर में लिख दो का। ये क्या है, स्वरूप है। चरक संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। प्रमाण करने के लिए ग्रंथकार ने 3 हेतुएं बताई हैं, 3 रीज़न दिए हैं उन्होंने कि किस तरीके से आयुर्वेद शाश्वत है। उन्होंने 3 बताया है हेतु। अब कौन सा, पहला कौन सा है, अनादित्वाद। अनादित्वाद का मतलब क्या होता है, आयु की परंपरा अनादि है, यानी कि नित्य है। जो आयु है इसकी जो परंपरा है वो अनादि है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, वो हमेशा के लिए है, नित्य है ना। जो लाइफ है, आयु को हम क्या बोल सकते हैं, लाइफ बोल सकते हैं। तो लाइफ क्या है, नित्य है, हमेशा है ना, वो खत्म होगी, ना कोई उसका शुरुआत है ना कोई अंत है ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आयु कैसे कर रहा होगा, अब सोचोगे ना कैसे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है हमेशा के लिए। जैसे कि जो भी है, जैसे हम हैं तो हम कहीं से हमारा बर्थ हुआ है, तो जिनसे हमारा बर्थ हुआ है वहाँ से हमारा बर्थ हुआ, फिर हमसे किसी और का बर्थ होगा, फिर उससे कहीं किसी और का बर्थ होगा। तो ऐसे ही लाइफ क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। एक जगह से दूसरी जगह लाइफ क्या है, ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। ठीक, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अनित्य है, अनादि है, नित्य है। अनित्य नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नित्य है। ठीक, इसीलिए अनादि है, जो इसका कोई अंत नहीं, चलता रहेगा ऐसे ही। तो उसी तरीके से इस तरीके से जो हमारी बुद्धि है वो भी क्या है, अनादि है, उसका भी कोई अंत नहीं।
जैसे कि कोई हमें ज्ञान मिला तो ज्ञान हम क्या करते हैं, किसी और को देते हैं ट्रांसफ़र। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये ज्ञान क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ तुम्हारे अंदर। अब तुम अपने जूनियर्स को पढ़ाओगे तो वो ज्ञान उनके पास ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो किसी और को पढ़ाएंगे। तो ऐसे करके ज्ञान ट्रांसफ़र होता जा रहा होता जा रहा होता, मतलब वो नष्ट ही नहीं हो रहा है। एक बार ज्ञान आ गया, कहीं से आयुर्वेद का स्मरण किसी ने करा और फिर उसने ट्रांसफ़र कर दिया अग्निवेश को, फिर वो किसी और को कर दिया है, ट्रांसफ़र होती जा रही है। ठीक, जो हमारा आयुर्वेद है वो भी अनादि है, ट्रांसफ़र होता ऐसा चला जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा। फिर आता है दूसरा, क्या है, स्वभाव समसिद्धि लक्षणत्वात्। इसका क्या हो जाता है, ये सर्वदा निरंतरता के नियम से है। ठीक है, जैसे कि सुख और दुख क्या है, बहुत पहले से हैं। सुख की प्राप्ति या दुख का निवारण के उपाय भी अनादि होने चाहिए फिर तो ना। अगर बहुत पहले से ही सुख दुख है तो उसका निवारण करना ना, उसकी प्राप्ति के लिए सब लोग, उसके उपाय भी बहुत पहले से ही हैं। तो सुख को, और जो सुख होता है उसे ही तो हम आरोग्य बोलते हैं, यानी डिजीज़ फ्री होना ही तो सुख है। और दुख को ही रोग बोलेंगे, जिसको डिसीज। तो रोगों के लक्षण, कारण, चिकित्सा, ये सब कहाँ दिया हुआ है, आयुर्वेद में दिया हुआ है ना। तो अगर ये सब अनादि हो सकता है, ये सब नित्य हो सकता है, तो आयुर्वेद क्यों नहीं। तो आयुर्वेद भी इसी तरीके से नित्य है। क्या है, भाव स्वभाव नित्यत्वात्। इसमें क्या हो जाता है, भाव अर्थात द्रव्यों का जो स्वभाव है वो हमेशा नित्य होता है। तो द्रव्य, जो भी द्रव्य है वो उसका जो स्वभाव होता है, सभी द्रव्य का अपना अलग स्वभाव होता है, वो नित्य होता है, हमेशा रहता है उनमें वो स्वभाव। जैसे अग्नि है, तो अग्नि का स्वभाव क्या है, वो उष्ण होता है, तो उसका स्वभाव उष्ण हो गया ना। जल है तो जल का स्वभाव क्या हो जाता है, उसमें क्या होगा, द्रवता होगी। हाँ, लिक्विड होगा वो, जो भी जल होगा, तो वो नित्य है। ऐसे ही गुरु लघु स्निग्ध रुच शीत उष्ण आदि जो भी द्रव्य हैं, उनकी समानता और असमता से शरीरगत जो भावों के क्रम से वृद्धि होती है, ह्रास होती है। तो इनके स्वभाव से, जो द्रव्य हैं इनके स्वभाव से ही हमारे बॉडी में भी भाव हैं, उनकी वृद्धि और ह्रास होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, इन्हीं के स्वभाव के कारण। ये हम आगे जब पढ़ोगे, जब आप गुण वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या क्या कहना क्या चाहता है। द्रव्य और गुण जो है वो नित्य भी हो सकता है और अनित्य भी हो सकता है। जैसे कारण द्रव्य जो है वो नित्य होता है और कार्य द्रव्य अनित्य होता है। अब ये कार्य कारण सिद्धांत वाले चैप्टर में दिया गया है, इसको एक्सप्लेन कर, ये मतलब यहाँ पे लिख दिया गया है, पर यहाँ समझना, अगर मैं समझाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर ये अभी क्या पहला चैप्टर है, पहला ऐसा बेस टाइप का होता है, बेसिक, मतलब तुम्हें नाम सुना हुआ लगेगा, तुम आगे के चैप्टर से पढ़ोगे तब तुम्हें याद आएगा, हाँ यार ये तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था। तो ऐसा होगा बाद में। अब इस छोटे से वीडियो में क्या क्या बताया कहीं भी वर्णित, ये बताया ही नहीं गया है हमें, कहीं भी नहीं वर्णन है इसका कि आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है किसी काल में नहीं था। जहाँ कहीं भी आयुर्वेद के प्रादुर्भाव का वर्णन है, वहाँ उपदेश के रूप में बताया गया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इंद्र के उपदेश से भरद्वाज मुनि को आयुर्वेद को धरती पे ले आए ना। तो ऐसा वर्णन था। फिर हमें एक जगह और वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजीगृहत, ऐसा करके है। तो इस सूत्र में ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण हुआ था, ऐसा बताया गया, स्मरण हुआ ना। और इसीलिए आयुर्वेद किसी से उत्पन्न हुआ है ऐसा कहना उचित नहीं है, अतः आयुर्वेद को शाश्वत कहा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आयुर्वेद को हम शाश्वत बोलते हैं। तो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का हमें रक्षा करना है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक, तो ये हमारा चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय के 26वें में मिल जाता है। ठीक, तो इसका यही मतलब है कि सब पहले हमें स्वस्थ व्यक्ति जो है, चरक जी ये बोलते हैं कि हमें स्वस्थ व्यक्ति का जो भी स्वास्थ्य है उसका तो रक्षा करना ही करना है। पर अगर कोई आतुर है, कोई रोगी है ना, कोई रोगी है, तो उसके भी विकार यानी रोग का समन करना है ना। समन क्या मतलब हो जाता है, चिकित्सा करना है, समन करना है, उसको रोग को शांत करना है। ठीक, फिर आते हैं आगे, आयुर्वेद के पर्याय क्या हैं।
इसे याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। पर्याय, शाखा, सूत्र, लक्षण, ज्ञान, विद्या, तंत्र, शास्त्र। आयुर्वेद क्या है? एक शाखा है, एक सूत्र है, एक सूत्र में बना हुआ है आयुर्वेद, है ना। लक्षण है, विद्या है, एक ज्ञान है, शास्त्र है, शास्त्र, तंत्र भी इसे बोलते हैं। आयुर्वेद के 3 सूत्र क्या है, 3 पिलर क्या है आयुर्वेद के? इसे ये एग्जाम में भी कहीं ना कहीं तुम्हारे भी एमसीक्यू में आ सकता है कि त्रिस्कंध क्या है, ऐसे पूछ लेगा। यहाँ ये नहीं पूछेगा त्रिसूत्र क्या, पूछेगा त्रिस्कंध किसे बोलते हैं, या फिर हाँ त्रिस्कंध किसे बोलते हैं ऐसे करके, या फिर आयुर्वेद का सूत्र को और क्या बोलते हैं ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर बोल देगा हेतु लिंग औसत क्या है, तो 3-4 चीज़ें दे देगा, तो त्रिस्कंध और त्रिदोष ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दे देगा तुम्हें। तो हमारा त्रिस्कंध क्या है, 3 पिलर क्या है आयुर्वेद के? हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है? कॉजेस यानी कारण। लिंग, लिंग का क्या मतलब हो जाता है? जो है सिम्टम्स ना, सिम्टम्स में हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, क्या आ जाता है? रूप, ये पूर्व रूप, पूर्व रूप, फिर रूप, उपसय, संप्राप्ति, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। फिर ये क्या हो गया? औषध। थर्ड वन इज औषध। औषध क्या मतलब क्या हो गया? मेडिसिन। जो औषध द्रव्य होते हैं उन्हें ही बोला जाता है औषध द्रव्य। तो अब यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है यहीं पे ख़त्म, एंड करते हैं। और आगे का जो सिद्धांत दिया हुआ है हमारा, वो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में देखते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये चैप्टर, वैसे भी ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हम पदार्थ के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे और एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सारा पदार्थ का चैप्टर होगा। आप सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक। और अगर आपके जूनियर्स हैं तो उन्हें आप शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़िया से।